हेलो। क्लास 11 साइंस स्ट्रीम, वो स्टूडेंट्स जो आजकल फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन देख चुके होंगे। और ये एक्सप्रेशन देखने के बाद आपके माइंड में भी वही थॉट आया होगा जो बहुत समय पहले मेरे माइंड में आया था। पहली चीज, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं और हम इसे चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम बोलते आ रहे हैं। और हमें कितने चेंज करने की कोशिश की गई है कि नहीं नहीं, वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है और वो टाइम है। फिर हम कहते थे कि ये ट्राइंगल क्या है, डेल्टा है, यानी कि चेंज। तो व्हाई नॉट चेंज इन डिस्टेंस। एनीवे, दूसरी चीज, यहाँ पे लिख रखा है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और हमें पता है किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो उसका आंसर तो इन्फिनिटी होना चाहिए। चलिए ठीक है, वो भी हमने मान लिया। ये क्या है, डी एस बाई डी टी। डी एस स्मॉल डिस्टेंस, डी टी स्मॉल टाइम। तो ये डी एस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्यों नहीं है। तो आज हम यही चीज समझेंगे। ये सारे नोटेशंस हैं क्या, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, हमारे लिए ये दोनों नोटेशंस क्या मायने रखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ऐसे ही एक और हायर मैथमेटिक्स आपके सामने आएगा जिसे हम इंटीग्रेशन कहेंगे। और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला के हम कहते हैं कैलकुलस। व्हाट इज कैलकुलस। ये स्मॉल वेरिएशन को स्टडी करने के लिए एक टूल है, एक मैथमेटिकल टूल है। ऑलराइट, तो इससे पहले कि हम ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट समझें, थोड़ा सा हम इसके बेस में जाएंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एंड यू कैन सी टाइम और डिस्प्लेसमेंट। टाइम आगे बढ़ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में वेरिएशन है। टाइम इंक्रीज हो रहा है और उसी प्रोपोर्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इस ग्राफ में हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, केवल टाइम और डिस्प्लेसमेंट के अलावा हम कुछ और भी निकाल सकते हैं। और वो जो कुछ और है वो है इसका स्लोप। हम स्लोप कैसे निकालें। मैथमेटिकली हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका स्लोप निकालने के लिए इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखें तो इसे हम यहाँ पे थीटा ले लो एंगल, देन इट इज टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट पे इसका स्लोप चाहिए, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, एक वर्टिकल लाइन बनाऊं। ये जो पोर्शन है इसे स्टडी करने के लिए यहां जाना पड़ेगा। देखिए अलग अलग वैल्यूज होंगी, S1 S2 S3। वैल्यूज की बात मैं करूं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मान लिया ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, 2 - 1। ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, 5 - 2। ये S2 मीटर है, ये S1 मीटर है, S2 - S1। अल्टीमेटली टू पोजिशंस का डिफरेंस। तो हम इसे कह देंगे डेल्टा एस। इसलिए जो हमने स्टार्टिंग में सुना था, देखा था, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए वहां पे टीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि डेल्टा, वैसे तो डेल्टा चेंज को रेफर करता है लेकिन वहां पे डेल्टा का मीनिंग क्या है। यहाँ पे डेल्टा का मीनिंग है वो ग्राफ में जब हम उस पॉइंट को लेंगे तो उतना सेपरेशन। एंड इन द सेम वे यहाँ पे दो टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा टी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब सिंपल है। यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अभी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। दूसरी चीज, अब एक और ग्राफ की बात करते हैं। और क्लास 9 की अगर कुछ फेंट मेमोरीज हैं तो आपको याद आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जब हम मोशन चैप्टर का वीडियो बनाएंगे उसमें आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा कर्व जा रहा है, एक पैराबोलिक ग्राफ, एक कर्व्ड ग्राफ। अब इसमें अगर मुझे किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे तो क्या था, स्लोप कांस्टेंट था, तो चाहे आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लें स्लोप उतना ही आएगा। लेकिन यहां देखिए
इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट्स पे स्लोप अलग अलग होगा। निकालेंगे कैसे? ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। जब ये एक स्लैंट लाइन थी कांस्टेंट स्लोप की, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी, एक वर्टिकल लाइन दी, और दैट्स ऑल। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे। चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा, वैसे ये एक्चुअल तरीका नहीं है, इसका एक्चुअल तरीका फिर मैं बताऊंगा, पर फिलहाल हमने ये किया। टाइम का इतना ड्यूरेशन ले रहे हैं, अगले पॉइंट के लिए भी टाइम का इतना ही ड्यूरेशन ले लेते हैं। सॉरी, इससे टाइम का बहुत छोटा ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, वजह आगे पता चल जाएगी आपको खुद। मैंने टाइम का बहुत छोटा ड्यूरेशन ले लिया है। एक ये बना ट्राइंगल, है नहीं पर अप्रोक्सीमेटली। एक और ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा और इसे बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, एक्चुअल में वो ट्राइंगल्स हैं नहीं, बट अभी कैमरा थोड़ा दूर है तो आपको लग भी रहा होगा कि वो ट्राइंगल है। मैं थोड़ा जूम कर, नाउ सी दिस, ये ट्राइंगल है नहीं, रफली हम ट्राइंगल कह सकते हैं उसे। ऑलराइट, बट वन थिंग यू कैन सी, इन तीनों के स्लोप अलग अलग हैं। स्लोप कम है, ज्यादा है, और ज्यादा है। इसका प्रॉपर स्लोप नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये प्रॉपर ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो प्रॉपर अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है ग्राफ का, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसी एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा, ऐसी एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल बनाऊंगा यहाँ, एक ट्राइंगल बनाऊंगा यहाँ। एक काम करते हैं, सेम बेस के बनाते हैं ताकि हम कंपेयर भी इजीली कर सकें। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल ग्राफ को टच नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो हम ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के थ्रू अब स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहे होंगे। तो फिर हम क्या करें? एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। इस ग्राफ को अगर मैं मैग्नीफाई कर दूं तो करीब ये ऐसा दिखेगा। और अब मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। पहली चीज, मैंने इसे हाईली मैग्नीफाई किया और अब उसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया। मैं नहीं भी करता मैग्नीफाई और स्मॉल पार्ट ले लेता, पर वो आपको दिखता नहीं। अब इमेजिन कीजिए कि ये पार्ट इस ग्राफ में कितना छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और अब अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल बनाता हूं, तो ये रहा इसका डेल्टा एस, ये रहा इसका डेल्टा टी। इनफैक्ट अगर मैं इसे भी और मैग्नीफाई करूं, और तब ये ऑलमोस्ट मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिखे, और उस स्ट्रेट लाइन का भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक ट्राइंगल बना लूं। अब ये हो गया डेल्टा एस, ये हो गया डेल्टा टी। तो फिर जो हम स्लोप निकालेंगे वो हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लेकिन यहां पे डेल्टा टी जो है वो इतना छोटा है कि वी कैन से डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। फिर इसका क्या मतलब? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि डेल्टा टी जीरो है, लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है कि डेल्टा टी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम ऑलमोस्ट उसे जीरो मान सकते हैं। बहुत ही छोटी वैल्यू, यानी कि ये रेशियो हम तब निकाल रहे हैं जबकि हम डेल्टा टी को स्मॉल करते जा रहे हैं। स्मॉल किया और स्मॉल किया, इवन स्मॉल, इवन स्मॉल। तो जब हम उसे हाईली, बिल्कुल वैनिशिंगली स्मॉल वैल्यूज हम उसकी ले रहे हैं, तो उस केस में क्या हम ये रेशियो निकाल सकते हैं? मान के चलिए डेल्टा टी 0.0000000 इतना हो जाए, या चलिए थोड़ा और छोटा। अब डिनोमिनेटर तो बहुत ही छोटा हो गया, न्यूमरेटर इनफाइनाइट के लिए जाएगा, अनडिफाइंड। याद रखिए न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हमारी मैथमेटिक्स एक्सेप्ट करती है, पर डिनोमिनेटर में जीरो होना हमारी मैथमेटिक्स एक्सेप्ट नहीं करती। और स्पेशली यहां जबकि वो एग्जैक्टली जीरो है भी नहीं,
उसकी कुछ वैल्यू है और वो वेरी कर रहा है, स्टिल इट इज वेरिंग। तो इस केस में हम इसे रिप्लेस कर देते हैं इस नोटेशन से। ये ds बाई डी टी क्या हो गया? ds बाई डी टी हमें ये बता रहा है कि आपको सिंपली, क्योंकि डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो आप सिंपली डिवाइड करके इसका स्लोप नहीं निकालेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन के लिए कुछ हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं, हम उसे फॉलो अप करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं, फिलहाल सिर्फ लिखा रहा हूं, वो आए कहां से मैं ये भी बताऊंगा, पर फिलहाल फिलहाल हम सिर्फ उन्हें लिख लेते हैं। ऑलराइट, फिलहाल हम इन तीन फॉर्म्स पे ध्यान देंगे। अगर s की वैल्यू c एक कांस्टेंट है, s की वैल्यू t टू द पावर n टाइम पे डिपेंड है किसी पावर तक, और c t टू द पावर n है। देखिए, इसके अलावा भी हो सकता है, साइन कॉस के टर्म्स में हो सकता है। इसके अलावा एक नई मैथ्स और आएगी आपके पास, लॉग और एक्सपोनेंशियल्स, उनके टर्म्स में भी हो सकता है। इस टाइप से काफी फॉर्म्स और हो सकते हैं। तो हम उन पे आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास आएंगे वो ये तीन फॉर्म हैं जो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। बाकी की लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, और ये बने कैसे फॉर्मूले वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, तो अगर s की वैल्यू c है, यानी कि सम कांस्टेंट, s की कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो डिफरेंशिएशन आएगा ds बाई dt, दैट विल बी इक्वल टू dc बाई dt, इट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है? यह है कांस्टेंट वैल्यू, और दिखने से, अगर मैं इधर s लिखूं इधर t लिखूं, दिखने से पता चल रहा है कि इसका कोई स्लोप नहीं है, नो स्लोप, इट मींस जीरो। सिंपली हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। दूसरा, t टू द पावर n, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। इनफैक्ट जो फॉर्मूला है वो t टू द पावर जीरो के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी, वही चल रहा है, और t की जगह n आ जाएगा। इस फॉर्मूले को बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लो। n पावर आगे आ गई, और t टू द पावर n माइनस 1। अब क्या होगा? यहां पे कांस्टेंट था, जीरो हो गया, वेरिएबल था, ये आ गया, अब कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। अब क्या होगा? क्या ये जीरो हो जाएगा, या कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा? लेट्स सी। आप देख रहे होंगे डी बाई डी टी मैं साथ साथ लिख रहा हूं हैबिचुअली, और वैसे भी डी बाई डी टी, अब इसे डी एस बाई डी टी अलग अलग मत समझिए। डी बाई डी टी एक ऑपरेटर होता है जो कि एस पे लग रहा है, और उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। अब इस तरीके से एक नई अप्रोच, नई मैथमेटिक्स, नया कॉन्सेप्ट, एंड आई अश्योर यू कि आगे चल के ये आपको काफी, अभी थोड़ा सा नया है, अटपटा लगेगा, समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आगे चल के ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा? देखिए, जब कांस्टेंट अकेला होगा तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, पर अगर वो किसी वेरिएबल के साथ होगा तो पहले उसे सेपरेट कर देना है और बाकी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो बचेगा क्या? सी एन आगे आ जाएगा, और टी टू द पावर एन माइनस 1। बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर को याद रखिए अभी फिलहाल। ऑलराइट, सो मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी गिवन बाय, ये एक क्वेश्चन मैंने बना दिया है ये। तो आगे क्वेश्चन होगा, फाइंड वेलोसिटी इन ईच केस। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्चुअली डी एस बाई डी टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वेलोसिटी ही होता है। मैं अब स्लोप से ज्यादा मैं उसकी एक्चुअल मीनिंग पे जाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप मिलता है, और उस स्लोप का हमारी फिजिक्स में अलग अलग मीनिंग हो सकता है। डिस्टेंस और टाइम, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के टर्म्स में वो स्लोप हो जाएगा वेलोसिटी। ऑलराइट, तो पहला, तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर निकालनी है तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी,
और डी एस की वैल्यू है 5 और एस और 5 दिखते भी एक जैसे हैं। 0 क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा, ये टोटली वेरिएबल है, तो यहाँ v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, नो प्रॉब्लम विद दैट। आगे डी एस की जगह ऐसे कर देंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला इसके साथ मैच कीजिए। n यानी कि जो पावर है, फिर t n-1, तो ये हमारे पास बचेगा 2 और t की पावर 1, 2t। इसी तरीके से यहाँ पे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी एज यूजल, और s की वैल्यू 3t⁴ बाय डी टी। पहला स्टेप, कांस्टेंट को बाहर ले लो, dt⁴ बाय डी टी। नेक्स्ट स्टेप, अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 3 एज यूजल रहेगा, साथ में ये पावर आगे आ गई, और t⁴ - 1 दैट इज 12t⁴। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ये देखिए, ये कोई प्रॉपर आंसर हुआ नहीं, ये एक वेरिएबल आंसर है, यानी कि ये टाइम पे डिपेंडेंट वेलोसिटीज हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है कि उसकी वेलोसिटी फाइंड कीजिए t = 3 सेकेंड पे, तो लास्ट में आपको फिर t की जगह 3 रखना पड़ेगा। t = 5 सेकेंड पे 5 रखना पड़ेगा। इनिशियली t = 0 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग वेलोसिटी, ये अगर आगे पूछा हो तो फिर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब। कई स्टूडेंट्स उसे शुरुआत में ही रख देते हैं और डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाने लगते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो वैसे और एग्जांपल मैं देता, लेकिन अभी मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें ढेर सारे हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो हमने डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला बताया, ये कैसे आया? वेल, अभी इसकी ऐसी ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी क्योंकि जब हम फिजिक्स या मैथ्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली आंख मूंद करके विश्वास ना करें। तो इसके लिए आप ये चीज मान के चलिए कि ये इससे एसोसिएटेड कोई ग्राफ है। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, उसे हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी यानी कि लगातार होना। अगर ये ग्राफ ऐसा हो, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, यहां से यहां तक कंटिन्यू है, तो इसकी भी कैलकुलस जो होती है उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस पे ही होगा। ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? देखिए एक शार्प किंक आ गया इस पे, स्टिल इट इज कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू है वो। तो जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, केवल हम उसी पे ये कैलकुलस के फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। तो चलिए वापस हम चलते हैं अपने मेन इस डेरिवेशन पे। पहले मैं आपको एक इसका सिंपल प्रूफ देता हूँ। मान के चलिए n = 2 है, तो dt⁴ बाई डी टी। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि ये कोई मैं इंडक्टिव मेथड कुछ ऐसा लगा रहा हूँ। ये थोड़ा सिंपल है क्योंकि डायरेक्टली इसका जो डेरिवेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे भी मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सिंपल समझ लेते हैं कि हाँ वो काम कर रहा है या नहीं। और वैसे भी dt⁴ बाई डी टी, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2t, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो 2t। तो हम चेक करते हैं इसका ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये असल में s की वैल्यू है, s की वैल्यू या जो भी है हम इसे ऐसा रिप्लेस कर लेते हैं। ये हो गया एक ग्राफ में। अब जो इसका ओरिजिन है, डिफरेंशिएशन का ओरिजिन, वो क्या बताया था? डेल्टा s बाई डेल्टा टी। और उसमें भी कंडीशन की लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस लिमिट के साथ। नाउ व्हाट इज डेल्टा s? डेल्टा s इसकी दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन, यहां पे दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन। तो एक हम यहां पे मान लेते हैं, ये डेल्टा टी वैल्यू है, एक
हमने इस पे मान लिया और एक इस पे मान लिया, दो वैल्यूज। तो जो डेल्टा एस है उसे मैं लिखूंगा एस प्लस डेल्टा एस माइनस एस अपॉन डेल्टा टी। और जहां डेल्टा टी अंडरस्टूड है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ऑलराइट, तो एस प्लस डेल्टा एस को हम लिख सकते हैं, एस की वैल्यू है टी का स्क्वायर, तो एस प्लस डेल्टा एस यानी कि जो एस वैल्यू थी वो किसी टाइम इंटरवल के साथ एसोसिएटेड थी, उसमें थोड़ा सा और टाइम इंटरवल ऐड हो गया होगा, तब जाके वो डेल्टा एस इंक्रीज हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू है इसे अगर हम सॉरी इसे अगर हम टी प्लस डेल्टा टी लिखें, माइनस टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। एस टी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे टी की कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे टी की कुछ और वैल्यू थी, दोनों का सब्ट्रैक्शन डेल्टा टी है। एस टी पे डिपेंड कर रहा है, एस की वैल्यू है टी स्क्वायर, तो वो टी स्क्वायर यहाँ पे रही होगी, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी, वो टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर हो जाएगी, इसलिए टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसे एक्सपेंड कर देते हैं सिंपल एल्जेब्रा से, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस टू टी डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर बाई डेल्टा टी। टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस टू टी डेल्टा टी। यहाँ पे याद रखने वाली बात वो है कि हमने ये कहा है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि वो नेग्लिजिबल होगा, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बचेगा क्या, टू टी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, टू टी। इसे फिर से ट्राई करते हैं, अब टी क्यूब करके देख लेते हैं, एस इक्वल टू टी क्यूब ले लेते हैं, और अगर ये टी क्यूब हो गया तो आंसर आना चाहिए थ्री टी स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमने सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो लेट्स सी, तो वंस अगेन डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अंडर द कंडीशन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। थोड़ा ज्यादा घिचपिच हो गया, तो वंस अगेन दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन, एक बाद वाली वैल्यू एक पहले वाली वैल्यू, तो बाद वाली वैल्यू में टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब हो जाएगा माइनस ओ सॉरी टी का क्यूब हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। एक्चुअली स्टूडेंट मुझे ऐसे ही बोल बोल के याद है, बैड हैबिट, माइनस टी क्यूब। इनफैक्ट मुझे ऐसे भी याद नहीं है, दूसरा तरीका है, खैर अब जरूरत नहीं है उस सब की। टी क्यूब कैंसिल, और क्या, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, टी क्यूब बहुत ही छोटी वैल्यू, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सोचिए टी की वैल्यू 0.000001 है, उसका स्क्वायर ना डेल्टा टी की वैल्यू 0.00001 है, उसका स्क्वायर होगा, वो अच्छी खासी वैल्यू को भी बहुत छोटा कर देगा, तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे। आप कह सकते हैं ये भी तो नेग्लेक्ट होना चाहिए, नहीं ये नेग्लेक्ट नहीं होगा, उसके कंपैरिजन में ये तो बहुत ही छोटे हैं, ये तो है ही इतना छोटा है कि इसे तो काउंट ही मत करो, लेकिन ये काफी छोटी वैल्यू देगा। यहाँ जो रियल वैल्यू है वो टी है, टी स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा नंबर बना लेगा उसे, ये थोड़ी छोटी वैल्यू उतना कम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये नेग्लेक्ट बचा थ्री टी स्क्वायर डेल्टा टी। और वैसे भी मैंने कहा ये वेनिशिंगली स्मॉल वैल्यूज की मैथमेटिक्स है, थ्री टी स्क्वायर एंड सो ऑन। एक बार एन के लिए भी देख लेते हैं, एस इक्वल टू टी टू दावर एन, तो इसमें हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी टू दावर एन माइनस टी टू दावर एन अपॉन डेल्टा टी। अब थोड़ा रुलाने वाली मैथमेटिक्स, क्या करें ऐसा ही है, लेकिन याद रखिए
फिजिक्स को मैथ्स इतना सपोर्ट करती है कि पर्सनली मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, बट इट इज़ क्वाइट नाइस। अगर हम फिजिक्स का मीनिंग समझें तो हमें मैथ्स की एक्चुअल जो ज़रूरत है वो समझ में आ जाती है। वो सिंपली हमारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तक सीमित नहीं है, उससे ऊपर कहीं ज़्यादा है। ऑलराइट, ये जो वैल्यू है ये वन से कम होगी, काफ़ी छोटी वैल्यू होगी। यहाँ पे फिर से अगेन एक और हायर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। उस बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होगा उसका जिक्र मैं फिर किसी वीडियो में करूँगा, याद रखिएगा। और हो सके तो मुझे रिमाइंड भी कराते रहिएगा। बाइनोमियल थ्योरम, ओके। तो हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। उस थ्योरम का यूज़ करके ये एक्सपेंड हो जाएगा। हमें ऐसे किसी टर्म का स्क्वायर का हमें पता था, क्यूब का हमें पता था, 4 पावर भी निकाल देते, 5 भी निकाल देते, लेकिन उससे ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती। तो उसके लिए एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, उसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। ये n पावर है तो n+1 टर्म्स आ जाएंगे। सोचिए अगर 10 पावर होंगी तो 11 टर्म आ जाएंगे। बहुत लेंथी होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें हम कुछ पार्ट यूज करते हैं, क्योंकि देखिए डेल्टा टी अपॉन टी एक बहुत ही छोटा नंबर होगा, तो उसकी सिर्फ हम 1 पावर तक का टर्म कंसीडर करेंगे। 2 पावर बहुत ही छोटा हो जाएगा और हायर पावर तो सारी नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी। बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लिखना चाहिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड इग्नोरिंग हायर पावर्स। ओके, सिर्फ हम 1 पावर तक सीमित रहेंगे। और ये ऐसा हो जाएगा t⁴n। इसका एक्सपेंशन होता है 1 + डेल्टा t बाई ऐसे, फिर प्लस होता है, फिर इसका स्क्वायर आ जाता है यहाँ n ब्रैकेट n+1, ऐसे बहुत सारे टर्म जुड़ते रहते हैं। तो ये हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, उन्हें हम आगे लीव कर देंगे और ये पीछे -1 भी बचेगा, सॉरी, ऐसे। ये बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड हो जाएगा। अभी उस पर जाएंगे तो फिर से एक सेपरेट वीडियो का टाइम उससे भी चाहिए होता है, इसलिए मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। इतना हो गया। अपॉन में डेल्टा टी, इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचा, बाकी हमने इग्नोर कर दिया है। तो ये हमारे पास बचेगा t⁴n इंटू एन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इंटू टी। बचेगा क्या, n t n-1। इस तरीके से जो हमारी कैलकुलस के फॉर्मूले हैं उन्हें निकाला जा सकता है। आपको इतने में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वो फॉर्मूले याद कर लेना। उसकी एक शीट मैं वीडियो के एंड में रख दूंगा, आप उसे पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये सारी बातें थी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के टॉपिक में आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन कैलकुलस की बात कहें तो आगे है इंटीग्रेशन। वो मैं सेपरेट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। तो ये रहे कुछ फॉर्मूले, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये इसके बारे में बात नहीं करिए, पर फॉर्मूला लगा के आप निकालिएगा। और वैसे दिखने में भी लग रहा है कि डी टी कैंसिल हो जाएंगे, पर आप फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो ये आएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर टी, कॉट का कोसेक, ये ऐसे निकल जाएंगे। साथ में आप ये देख रहे होंगे मैंने ये दो कर रखे हैं, उन्हें आगे सॉल्व नहीं कर रखा है। ये एक्स इंटू वाई, ये एक्स और वाई दो, मान के चलिए दो अलग वेरिएबल्स हैं जो टी पे डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने इन्हें सेपरेटली लिखा नहीं है। ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे और उनका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। इसमें एक ऑर्डर याद रखा, पहले को लिखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, और फिर दूसरे को लिखो और पहले का डिफरेंशिएशन करो। वैसे बहुत सी बार हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने मेरा वेक्टर वाला वीडियो देखा होगा उसमें एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, पर फिर भी ऑर्डर यही रखना, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा। अभी ये सिंपली एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तो ऑर्डर चेंज भी किया जा सकता है। अब ये ही दो वेरिएबल अगर डिवाइड में हों जो कि टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो पहले डिनोमिनेटर लिखो और उसका स्क्वायर कर लो, फिर डिनोमिनेटर लिखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर माइनस करके न्यूमरेटर लिखो
और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर लो। दैट्स इट। ये क्या मुसीबत है? एक्चुअली इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ई है, उसकी पावर टी है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसका अपनी कुछ अपना मीनिंग है। ये एक्चुअली नंबर्स के बीच में, उनकी पावर्स के और टर्म बेस के बीच में एक इंटर रिलेशन के लिए लॉग और ई टू द पावर टी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो ये जो ई टू द पावर टी होता है, इसका एक एक्सपेंशन होता है 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसी ऑर्डर में ये चलता रहेगा। ये टी है, एक्चुअली दिख नहीं रहा ढंग से। ओके, तो इसी ऑर्डर में ये चलता रहेगा। इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। अब ई की कुछ भी पावर होगी तो यहाँ पे टी में वो चेंज आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एज सच जैसा था वैसा का वैसा रहता है। बट डिफरेंशिएशन केवल इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। फिजिक्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं इसे उस तरीके से यूज़ करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास इसमें है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, वो इंटीग्रेशन के बारे में है। बाय बाय।